आज हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कितना उथल पुथल। दिनकर जी ने 2 लाइन बड़ी अच्छी लिखी। उन्होंने युवाओं से कहा कि 2 में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या तलवार। मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति विजय अपार। 25 साल के बाद अपने बाप का बदला लेकर के, और ठीक 25 साल के बाद वो बेटा उसी जगह पर तैनात था जहां पर उसके पिता ने 25 साल पहले शहादत दी। और बड़ी गर्व से कहा उसने, ये जो मेरी बहू बैठी है ना, इसको बता रखा है जिस दिन तेरा पति मेरा बेटा शहीद हो गया, उस दिन तेरा बेटा मेरा पोता बाप का बदला लेने जाए। का सौभाग्य मिले तो उसके कफन तिरंगे को हटा करके देख लेना, उसके सीने पर गोलियों के निशान। तो ग्रेनेड में क्या होता है जो चिथड़े हो जाते हैं? क्या नहीं, जो ग्रेनेड जब लगेगा तो कपड़ों को तो फाड़ेगा ना, ऐसे फाड़ देते हैं। देखो ग्रेनेड, हैंड ग्रेनेड नंबर 36 के टुकड़े होते हैं। अच्छा, छर्रे होते हैं उसमें कुछ? हाँ, उसके 36 टुकड़ों में बिखर जाता है। तो बाप रे। उनको था कि मर जाएगा। मैं उनको बोला नहीं सर, मुझे कुछ नहीं होगा, सिर्फ पोस्ट को बचा लो, ऊपर वाले सब खत्म हो। ये दिन का 1:30-2 बज रहा था। पीछे कमांडिंग ऑफिसर को सूचना दिया। कमांडिंग ऑफिसर ने बोला इस लड़के को जल्दी से मेरे पास पहुंचो। तो जो फॉरवर्ड ट्रूप्स है उसके पास कोई ऐसे साधन संसाधन नहीं होते जिस पे बिठा करके लिटा करके उसको पीछे भेजा जा सके। जवान मुझे कंधे पे डाल करके पीछे लेके आए। पहाड़ों पे चढ़ना आसान है लेकिन उतरना बहुत मुश्किल है। धीरे 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 शाम हो गई। फर्स्ट एड तो हुआ लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ था। इतना लहू बह गया, दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया। बाप रे। जब उनके पास पहुंचा तो उन्होंने कहा बेटा मेरे को पहचानता, मैं कौन हूं? मैं कहा साहब आवाज सुनाई दे रही, दिखाई कुछ नहीं दे रहा। मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, जय हिंद साहब, बहुत तेज सर्दी लग रही है। फिर उन्होंने अपने टेंट के अंदर लिटाया तो अभी थोड़ा जबान ऐंठने लगी थी बारूद की वजह से। मैं कहा साहब थोड़ा सा पानी पिला दो। बोला पानी नहीं मिलेगा। तभी एक डॉक्टर आया दौड़ करके, उसने थोड़ा सा ग्लूकोज पिलाया, थोड़ी सी एनर्जी महसूस हुई। फिर बोला कुछ बता सकता है? मैं कहा हाँ साहब बता सकता हूँ। तब ऊपर की तमाम घटनाक्रम, तमाम इन्फॉर्मेशन से अवगत कराया। ऐसी बातें करते 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 फिर डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर। और वहीं पे मुझे सूचना मिली उसी रात को दोबारा से हमारी फौज ने उस पहाड़ी पर हमला किया और बिना किसी कैजुअल्टी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। टाइगर हिल की जीत कारगिल युद्ध का यू टर्न था, सीज फायर हुआ, और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि कारगिल युद्ध के दौरान 527 मां भारती के बेटों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिनमें से 300 से ज्यादा उन फैमिलियों से मिलने का सौभाग्य मिला और उन साथियों का वो वचन निभाने का सौभाग्य मिला। जो लास्ट अटैक के लिए हम जाते हैं तो हमारा कमांडर पता क्या बोलता था? आखिरी लेटर लिख दो, क्योंकि उसको भी मालूम है कि वापस शायद नहीं आएगा। तो लास्ट लेटर भी लिखता है एक सैनिक अपने परिवार के लिए। क्या लिखता है? मैं ठीक हूं, तुम अपना ध्यान रखना। लेकिन ये दीवानों मस्तानों का जब टोला शहादत की बेला की तरफ चलता है ना, तो बड़े हंसते और मुस्कुराते हुए चलते हैं और एक दूसरे से पता क्या कहते हैं? यार अगर मैं मर गया और तू जिंदा रहा, एक बार मेरे घर जाना। मेरे मरने के बाद जो मेरे 25 लाख रुपए मिलेंगे तो मेरी बीवी से कहना कि 15 लाख मेरे बिटिया के नाम से एफडी कर देगी, ताकि जब बिटिया शादी लायक होगी तो उसको किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं होगी। सर 25 साल के बाद जो उन वीरांगनाओं से मिला, उन माँ भारती की बेटियों से मिला, किसी के 3 महीने का पेट में गर्भ था तब उसने अपने पति को इस राष्ट्र पर कुर्बान किया। किसी के 1 महीने का बच्चा था। कोई ऐसी भी थी जिसने कहा यादव साहब जिस दिन मेरे घर आंगन मेरे पति की बॉडी आई थी उस दिन बिटिया को जन्म दिया था। समझ नहीं आ रहा था बाप रे। कि बिटिया के जन्म की खुशी मनाऊं या पति की शहादत का गम मनाऊं। लेकिन एक
एक ऐसी ऐसी माँ भी मिली जिसने बड़े गर्व से कहा, सर जिस दिन मेरा पति शहीद हुआ उस दिन मेरा बेटा 12 साल का था। जिस दिन वो 18 साल का हुआ उस दिन उस बेटे से इस माँ ने कहा, जा अपने बाप का बदला लेकर के आ। और ठीक 25 साल के बाद वो बेटा उसी जगह पर तैनात था जहां पर उसके पिता ने 25 साल पहले शहादत दी थी। और बड़ी गर्व से कहा उसने, ये जो मेरी बहू बैठी है ना, इसको बता रखा है, जिस दिन तेरा पति मेरा बेटा शहीद हो गया उस दिन तेरा बेटा मेरा पोता बाप का बदला लेने जाएगा। बाप रे। ये हिंदुस्तान की माँ ही कह सकती है, क्योंकि ये माँ अपने बेटे और बेटियों को रण क्षेत्र में भेजने से पहले विजय तिलक लगा करके ये कहती हैं, सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। आज ये हिंदुस्तान के बेटे और बेटियां सरहदों पर खड़े होकर के सीने पर गोलियां खा रहे हैं, पीठ पर कोई गोली नहीं। मैं ये भी कहता हूं नौजवान साथियों, कभी भविष्य में किसी सैनिक का पार्थिव शरीर देखने का सौभाग्य मिले तो उसके कफन तिरंगे को हटा करके देख लेना, उसके सीने पर गोलियों के निशान मिलेंगे। तो ये हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है कि संस्कृति, ये कल्चर, ये हमें एक आत्मिक बल देती है। और ये हिंदुस्तान की धरती तो वीरों की, वीरांगनाओं की धरती है, ये तपस्वी की धरती, ये ज्ञानियों की धरती है, ये पुरुषार्थ और परमार्थ की धरती है। और ऐसी धरती पर 84 लाख योनियों के बाद अगर हमारा मनुष्य का जीवन मिला है तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारा नहीं हो सकता कुछ भी। दूसरे देशों में और हम में फर्क क्या है? क्योंकि वो अपने देश के जमीन को एक भूखंड समझते हैं और हम अपने भूखंड को मां समझते हैं, क्योंकि मां में ममता होती है, करुणा होती है, दया होती है, प्रेम होता है, अपनात्व की भावना होती है। और यही पुरुषार्थ पैदा करता है, यही हमारे अंदर वो शक्ति, वो ताकत, वो पुरुषार्थ देता है जो हम अधर्मियों के साथ लड़ सकते हैं, उनका विनाश कर सकते हैं। क्योंकि इस धरती ने कभी किसी की धरती के ऊपर हमला नहीं करा। ये इतिहास है हमारा, क्योंकि हमने युद्ध नहीं बुद्ध दिए। युद्ध विनाश देता है और बुद्ध शांति देता है। और शांति ही विश्व के कल्याण है, क्योंकि शांति जब आएगी जब, जैसे मैं कह रहा कि प्रेम होगा, प्रेम में शांति होती है। हम तो वो संदेश देने, लेकिन इस शांति को लोग कायरता समझने लगे। तो उनको उनकी भाषा में जवाब देना भी जरूरी है कि हम कायर नहीं हैं। हमारे अंदर वही पुरुषार्थ है कि कोई हमारी तरफ आंख उठाएगा तो आंखों को नोच लेंगे, हाथ उठाएगा तो हाथ धड़ से अलग भी कर सकते हैं। पुरुषार्थ है, हम युद्ध नहीं बुद्ध देंगे, क्योंकि शांति ही अल्टीमेट युद्ध का भी स्वरूप है। युद्ध क्यों देते? क्योंकि शांति स्थापित करने के लिए युद्ध आखिरी विकल्प होता है। तो अगर हम ऐसे ही शांति स्थापित कर लें तो बहुत सारी माओं की कोख उचड़ने से बच सकती हैं, बहुत सारी बहनों की राखी का बंधन बच सकता है, उन बहनों का, उन वीरांगनाओं का मांग का सिंदूर बच सकता है। देखो, तुम गौर से कभी देखो तो सही, ये युद्ध लड़ने वाले धरती वही है जिसके लिए तुम लड़ रहे हो। कितने अरबों खरबों लोग इस धरती के लिए लड़ते लड़ते मर गए, लेकिन धरती का एक कण भी अपने साथ नहीं ले पा जाता। धरती तो वही है, वहीं पर है। मनुष्य इस धरती के लिए मरते चले गए, क्योंकि एक कट्टरता जब भाव पैदा होते हैं तो साम्राज्यवाद की भावना होती है, साम्राज्यवाद, विस्तारवादी भाव। तो जब ये पनपने लगते हैं तो क्रूरताएं पैदा होती है, और क्रूरताओं से घृणा, घृणा से युद्ध, और युद्ध विनाश, विनाश, विनाश और विनाश। आज हम पूरी दुनिया में देख भी रहे हैं कितना उथल पुथल है। ऐसे वॉर स्टार्ट भी नहीं होती अगर जैसे जो चराबा था जिसने बताया था कि ऊपर
कुछ लोगों ने मेरे ख्याल से मेजर मेजर सौरभ कलरा जी थे। सौरभ काले। सौरभ कालिया। सॉरी, हम्म। उनको वो जब गए थे तो उनको जिस तरीके से करके वापस भेजा था, वही आई थिंक मेन रीजन था, वो और जादू बोला था उसने पास। नहीं, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी। मैं इसलिए देखिए, इस देश का वर्दीधारी ही फौजी नहीं है। सिटीजन भी है। हर एक सिटीजन एक सैनिक है, अगर वो मन वचन कर्म से अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है तो वो सैनिक है। उस चरागाह ने जब अपनी बकरियों भेड़ बकरियों को लेकर ऊपर गया, सर देखा सॉरी तो टू वो इंटरप्ट यू, बट ऑडियंस के लिए एक बार आप बता सकते हैं कि क्या हुआ था? क्या, चरावा वाली जब कहानी हाँ, बता जो रहे चरावा था, जैसे अभी सर्दियों में तो ऊपर नहीं जाते हैं, जैसे बर्फ पिघलती है तो घास उगने लगती है, तो अपनी भेड़ बकरियों को लेकर के ऊपर गया। हैं। जैसे ही पहाड़ियों पे गया, देखा ऊपर तो फौज बैठी है। फौज तो अभी नीचे थी। वो सीधा आया नीचे, नीचे आकर के अपनी फौज को बताया। बोला, सर आप लोग यहाँ आए तो ऊपर कौन है? बोला, क्या बकवास कर रहा है? बोला, हाँ सर, ऊपर तो फौज बैठी है। तब ये फोर जेट के कैप्टन सौरभ कालिया, इनकी टीम उस चीज की सत्यापन करने के लिए गए, देखने के लिए, और उस टीम को चारों तरफ से करके घेर लिया गया। कम्युनिकेशन नहीं हुआ। फिर एक और टीम भेजी गई। उस टीम के कुछ जवान बच करके आए, बताया कि ऊपर जो है उग्रवादी हैं या वो पब्लिक वो बैठे हुए हैं। तब ये आग धीरे धीरे फैली, और तब जा करके, क्योंकि वहां उस समय उस क्षेत्र में कम संख्या में फौज का डिप्लॉयमेंट था, क्योंकि शांति इलाका वहां। फिर वो श्रीनगर से और हर जगह से जो है ना फौज का वहाँ डिप्लॉयमेंट बढ़ा। और जैसा हम सब जानते हैं कि कैप्टन सौरभ कालिया की पूरी टीम को उन्होंने कैप्चर करके बड़ी यातनाएं, अमानवीय क्रूरताओं की हदें पार कर दी थी। शत विशत करके उनको बॉडी को दिया गया। सेना ही नहीं, पूरा देश बदले की आग की भावना में जल उठा था। और तब ये फिर कारगिल का शुरुआत हुई थी। काफ़ी, मतलब जो सुन रहा है आई थिंक उसके लिए भी काफ़ी हैवी है, पर जो जी के आया है मेरे को, मतलब हम लोग शायद नहीं समझ पाएंगे वो मंजर क्या रहा होगा, वो समय में क्या सिचुएशन कैसी रही होगी। हम बस एक अनुमान लगा सकते हैं, और अनुमान भी अगर इतना मुश्किल लग रहा है तो मतलब इट्स वेरी हैवी। नहीं, देखिए, दो चीजें हैं। कि अपना माँ है ना, माँ, इसी नारी को शक्ति स्वरूपा माना गया इस देश के। माँ इस सृष्टि की सृजन करता है, राष्ट्र निर्माता है। माँ, क्योंकि वो एक संस्कार देती है, एक बच्चे को ज्ञान देती है, और ये पीढ़ी समझ नहीं रही उस चीज को। मैं बार बार कहता हूं, हर जगह जहां पर सेमिनार में कहता हूं, एक इसी देश का उस 16 साल का लड़का जो दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धरों द्वारा रचित चक्रव्यूह की तोड़ने की कला अपने मां की गर्भ में सीख लेता है। लेकिन हम भी आपकी तरह जब नौजवान थे बचपन में, हमें भी लगता था यार ये कहावतें हो सकती हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच गए कवि, ये कवियों की कल्पना हो सकती है। लेकिन आज की मॉडल माओ ने इसको यथार्थ और चरित्रार्थ कर दिया है, सत्यार्थ कर दिया। कैसे कैसे किया? वो ज्ञान लीला देखते वो उन चीजों पे क्या चीज है? पहले बड़े गर्व से कहती हैं अपनी सहेलियों से, मेरा 1.5 साल का बच्चा मोबाइल ऐसे ऐसे चलाता है ना। क्योंकि उन्होंने जो है क्या किया, गर्भ में ही मोबाइल तो सिखाया। अब गर्भ से बाहर आने के बाद जब वो रोता है तो मोबाइल दे दो, चुप हो जाता है। अटैचमेंट मशीन से कर दी। और जब बच्चा मशीन से अटैच रहेगा, मशीन्स इमोशंसहीन होती है, तो वो बच्चा भी इमोशनहीन हो जाता है। इसलिए उसको इमोशंस का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको इसका फर्क पड़ता है, मशीन का फर्क पड़ता है। खाना खाता है तो मोबाइल हाथ में होता है,
रोता है तो मोबाइल, फिर कहते हैं बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। हमने क्या सिखाया, क्या संस्कार दिए? तो जो माँ थी उन्होंने ऐसे संस्कार दिए, ऐसी शक्ति दी कि उन्होंने, उनके बेटों ने, उनके बच्चों ने अपने माँ के उन संस्कारों की शक्ति से, और ये धरती में तो शौर्य है ही, इस धरती का शौर्य, उस माँ के संस्कार यही एक ताकत देते हैं जो वो एक सैनिक रक्त का आखिरी कतरा तक बहा देता है, और उन परिस्थितियों में भी ना कभी डगमगाता है और ना ही कभी उसमें निराशा आती है, बल्कि सौभाग्य होता है उसका कि एक माँ की गोद से दूसरी माँ की गोद में जा रहा है। क्योंकि आम आदमी मरता है, वो मरता नहीं है, वो अमर होता है, अमर। तो वो फर्क है, मौत दोनों की हुई है, सिर्फ एक में मौत हुई है, एक में शहादत हुई है, ये फर्क होता है। जिस माँ का बेटा शहीद होता है उसको अपनी कोख पर गर्व होता है कि मैंने ऐसे संस्कार अपनी बच्चे को दिए कि उसने अपने नाम से मुझे इस दुनिया में जना दिया। माँ बाप क्या चाहता है? आज हम माँ बाप के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन आप अपने कर्मों से, जिस दिन आपके नाम से आपके माँ बाप जाने जाएंगे ना, उस दिन पिता ऐसे कॉलर पकड़ करके गर्व महसूस करेगा। कोई कहेगा ना, बोला देखो ये सुनील के फादर जा रहे हैं, अरे इतना ही तो चाहिए उनको। और माँ आपकी कामयाबी पे खुशी के आंसू बहाना चाहती, बस उनको तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। होगी आपके पास शोहरत भी होगी, दौलत भी होगी, बड़ा पद होगा, ऑफिस होगा, अरे वो आपके लिए, उनके लिए नहीं है। लेकिन हाँ, आपके नाम से वो जाने जा रहे हैं, बस यही उनके पास सबसे बड़ी दौलत है और कुछ नहीं, यही चाहिए उनको। सर आपका कैसा रिश्ता रहा अपने पिताजी के साथ में और माता जी के देखो साथ? माता पिता के साथ में तो बहुत गहरा रिश्ता है। पिता मेरे फौजी थे, 65-71 का युद्ध लड़ा था, और हाँ उनमें कठोरता था, और पिता में कठोरता होना भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि तभी कबीरदास ने उस चीज को बड़ा, हम कई तरीके से उसको सीख सकते हैं कि गुरु शिष्य कुंभ कुम्हार है, गड़गड़ काड़े खोड़, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाही चोट। ओके। अंदर से सहारा भी देना है, यानी प्रेम भी देना है, लेकिन सख्त जो है उसको थपकी भी देनी है, ताकि उसमें मजबूती आ जाए। बच्चा एक मिट्टी की तरह होता है, उस मिट्टी को जितना गूंथा जाएगा, जितना उसको धूप में सुखाया जाएगा, आग में तपाया जाएगा, पकाया जाएगा, तभी उसमें कुछ चीजों को संग्रह करने की क्षमता पैदा हो सकती है। और अगर आपने उस कोमलता रखा उस मिट्टी को, तो कोमल मिट्टी में कुछ भी संग्रह करने की क्षमता होती ही नहीं है, थोड़ा सा भी कुछ डालोगे टूट जाएगा। यही डिप्रेशन है, यही उसकी सहन शक्ति उसमें नहीं है, बिल्कुल क्योंकि उसमें सामर्थ्य ही नहीं। बिल्कुल। आपने उसको जहां ठोकना पीटना था, उसकी गलतियों का एहसास दिलाना था, मजबूत बनाने का जब समय था, तब हमने उसको कोमलता दी, सिर्फ कठोरता नहीं दी, इसलिए वो सख्त नहीं बन पाया, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आई। क्योंकि ये जिंदगी है, एक ऐसे नहीं चलती है, सीधा रास्ता नहीं है, हजारों मोड़ होते हैं इसमें। और इसका प्रमाण है, कभी ईसीजी करा के देखना। ओके। हाँ, ईसीजी की जब आए थे रिपोर्ट, उसमें क्या होती है, ऐसे ऐसे तरंगे होती है, हाँ? यस। डॉक्टर कहता हार्ट बीट चल रही है,
और अगर ऐसी लाइन चलेगी तो Dead. डेट। क्या सिखाया भैया? उसने ये सिखाया कि जिंदगी एक सरल सुगम रेखा नहीं है। इस जिंदगी में उतार और चढ़ाव है, और इन उतार और चढ़ाव से जो लड़ रहा है वही जिंदा है, वरना सब मृतक के समान है। भैया जिंदा रहने के लिए जिंदा दिली दिखानी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। भीड़ में चलोगे पहचान, क्योंकि भीड़ पहचान हम्म छीन लेती है। हम्म हम्म, हम्म, भीड़ से अलग चलोगे ना, कदमों के निशान भी होंगे, आपकी पहचान भी होगी, आपका नाम भी होगा। तो अगर पहचान और निशान बनाने हैं तो भीड़ से अलग चलो, तब आप अपनी सामर्थ्य दिखा सकते हैं, सामर्थ्य से काम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं सामर्थ्य नहीं है। हम्म, दिनकर जी ने 2 लाइन बड़ी अच्छी लिखी। उन्होंने युवाओं से कहा, क्योंकि युवाओं की शक्ति से वो परिचित थे, कि 2 में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या तलवार? मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति विजय अपार। कि भारत के युवा के हाथ में अगर कलम की ताकत दे दी जाए तो वे भारत का एक इतिहास लिख सकता है, और हाथ में अगर तलवार आ जाए तो भारत का नया स्वर्णिम अध्याय रच सकता है। इतनी क्षमताएं हमारे अंदर है, इतनी क्षमताएं हैं हमारे अंदर। पर हम लोग युवा, मुझे नहीं लगता कि आज का जो युवा है, जो यूथ है, वो इस चीज को रियलाइज या समझ पा रहा है। अ, क्योंकि क्या हो रहा कि युवा में क्या हो रहा है, वो भटक जा रहा है। भटकने का कारण क्या है? क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत सारे ओवरलोडेड। स्रोतों से आ रही है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। उस इंफॉर्मेशंस में वो क्या, एक सही इंफॉर्मेशन को पकड़ नहीं पा रहा। उसने सारे दरवाजे खुले छोड़ रखे। भाई जब तक बैरियर नहीं लगाओगे ना, फिल्टर नहीं लगाओगे, अगर यही इंफॉर्मेशन मुझे तक पहुंचनी चाहिए, तब तक भ्रमित ही रहोगे। हम्म, हम अपनी जिंदगी जीते हैं क्या? नहीं, किसकी जी रहे हैं? दूसरों की। दूसरों की जिंदगी। कैसे जी रहे हमारे विचार भी हमारे नहीं होते काफी हैं? हद यस, तक। क्योंकि आपने मुझे कुछ शब्द बोल दिया, वो रह गया। वो हमारे अंदर आ गया। अब जो मेरे विचार थे, मेरे सोल का जो विचार था, स्वभाव था, वो खत्म है। हम्म, अब हमने आपके विचार पे पूरा दिन नहीं, पूरी रात नहीं, कई महीने निकाल दिए। ऐसा क्यों बोला उसने? तो हम अपनी जिंदगी नहीं, दूसरों की जिंदगी जी रहे। तो इसलिए फिल्टर लगाओ, दूसरे कैसे शब्द हमारे पास पहुंचे ही नहीं। पहुंचे नहीं तो बेअसर हो जाए। अगर पहुंचते पहुंचते महाभारत देखिए ना, दोनों के पास शक्ति होती थी, है ना, तीर कमान चलता था, ऊपर जो है हवा में टकराया और नष्ट। तो अगर उधर से कोई ऐसा शब्द शक्ति आ रही है तो अपनी भी एक एनर्जी पावर छोड़ो ना, वो साला हमारे यहाँ तक ना पहुंचे, रास्ते में खत्म हो जाए। हम कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा अपना प्रिंसिपल रूटीन्स बनाना पड़ेगा। सर ऐसा क्या रूटीन है, अगर आपको युवाओं को बताना हो, एड्रेस करना हो, कि वो फॉलो करें या बनाएं, जिससे काफी हद तक वो अपनी पावर या शक्तियों को रियलाइज कर सके? हाँ, देखिए जो हमारा युवा है कहाँ जा रहा है वो? क्योंकि वो उसका सोना खाना जो एक नेचर के विरुद्ध हो गया। अगर सृष्टि या प्रकृति के विरुद्ध आप जालोगे तो प्रकृति की शक्ति आपके अनुरूप नहीं, विपरीत काम करे। हम्म, आपने अगर जल्दी सोना, जल्दी उठना, जो निर्धारित समय है उसमें अपना अपना खान पान सादा खाना, क्योंकि जैसा खाते हैं अन्न वैसा होता है मन, मन। जैसा पीते हैं पानी वैसी होती है वाणी। तो वाणी और मन से विचार पैदा होते हैं, हम्म, विचार में शक्ति होती है,
ऊर्जा होती है। तो इसको शक्ति को प्राप्त करने के लिए भाई आप जो है अन्न, जल और जो आपका स्नान, सोना, इसको सही कर लो, लाइफ चेंज हो जाएगी। आप 1-1 बजे तक, कोई 2-2 बजे तक नहीं सोता है। सुबह फिर 10 बजे से पहले कोई उठता नहीं। सूरज निकलने से पहले आप सूरज निकलने से पहले अगर आप नहीं उठते हैं तो आप ये देखो कि आपके शरीर में थकावट भी होगी। हाँ, बता रहा हूं ना, सबका यही है। सो उनके मन में एक उदासी सी रहती है, ऊर्जा वो नहीं होता, एक मोटिवेशन एनर्जी नहीं होती। वो एनर्जी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि देखिए इस सृष्टि का नियम है, हम जिस देश में हैं, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के कल्चर, यहाँ के ग्रंथ जो हैं, उनमें सब कुछ स्पष्ट लिखा है। आप 10-11 बजे सो जाओ, सुबह 4:30-4 के बीच में उठ जाओ। उस समय क्या है, इन्वायरमेंट बिल्कुल शांत होता है, एक पॉजिटिव वेव्स होती हैं। जो पॉजिटिव वेव्स, उसमें आप जो थोड़ा सा टहलेंगे, योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, वो आपकी बॉडी माइंड के ऊपर इफेक्ट करेगा। फिर चाहे तुम जो ना ये करने के बाद, सूरज निकलने के बाद, नाश्ता करने के बाद 1 घंटे 2 घंटे सो सकते, तब इतना वो नहीं होगा असर। लेकिन इस समय अगर आप नहीं उठते तो असर होता है। 65% भारत में युवा है, लेकिन दुर्भाग्य ये है इस 65 में से 80% युवा को ये पता नहीं सूरज कितने बजे निकलता है। उसका कारण सोशल मीडिया और खास करके इंस्टाग्राम, क्योंकि दिन में रील बनाते हैं, रात को इंस्टाग्राम पे अपलोड होती है नहीं? और रात को 1:30-2 बजे तक क्या होता है, रील की लाइक, स्टोरी के व्यूज अगर अच्छे नहीं आए, लोग यार पसंद नहीं कर रहे, कंपैरिजन आ जाएगा। कंपैरिजन आ जाएगा। उसकी रील तो इतनी चली कि मेरे तो आया नहीं। क्योंकि मैं कह रहा हूं तुलना नहीं करनी है, हम यूनिक हैं इस यूनिवर्स के। और किस चीज की कर रहे हैं? फिर रील की। फंडामेंटल से भटके हुए हम लोग। रील क्या है? क्या है भैया? रियलिटी पे जाओ, रील को छोड़ो। हम भटक इसलिए रहे हैं क्योंकि हम रियलिटी को छोड़ करके रील पे आ गए। यार जियो, चाहे कम जियो, लेकिन उच्च क्वालिटी के जियो। 39 ईयर्स इस धरती पर स्वामी विवेकानंद रह के गए। 39 साल की उम्र में उन्होंने वो कर्म किए क्या 150 साल के बाद में भी आज युवाओं के बीच वो दिल में धड़कते हैं। ये कर्म उनका एक वो है, तपोस्थल है उत्तराखंड, वो हम लोग जाते हैं अभी, कल आज भी निकलने नहीं। जानने से फिर क्या मतलब? जाने से, जब उसको फॉलो ही नहीं कर रहे, फिर उसको जाने से कोई मतलब नहीं। शिक्षा का मतलब क्या कहा उन्होंने? शिक्षा की जो डेफिनेशन है, दुनिया में इतने बड़े शिक्षाविद हुए, लेकिन स्वामी विवेकानंद की उस डेफिनेशन से, नहीं कोई बात नहीं, ले उस डेफिनेशन के से बड़ी आजकल कोई डेफिनेशन नहीं। उन्होंने शिक्षा के बारे में क्या लिखा कि शिक्षा वह है जो मन का बल बढ़ाए, बुद्धि का विकास करे, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाए। और आज की शिक्षा का नौकर बनाए। नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं भाई हम, नौकर बनने के लिए, स्वावलंबी बनने के लिए नहीं। क्योंकि स्किल्ड बेस एजुकेशन नहीं है हमारी डिग्री बेस एजुकेशन। युवाओं में टैलेंट है, इस शक्ति का सही से उपयोग करें। जल्दी उठें, जल्दी सो जाएं, सादा भोजन करें, प्रणाम करें, योग करें। और घर में हैं तो सुबह उठते हैं अपने माता पिता को प्रणाम करें, उनके चरण स्पर्श करें, इस धरती को नमन करें, ईश्वर का शुक्राना करें कि आज तूने मुझे पूरी जिंदगी दी है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि रात को सोने के बाद मर जाता है, 100%। सुबह हम उठते हैं तो नई जिंदगी मिलती है। यही हमारे भगवान हैं, माता पिता, जिन्होंने इस धरती पर हमें लाया है। ये अगर ये चीजें उनमें आई, युवा में, जीवन में चमत्कार
चमत्कार ही चमत्कार है। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी वाइब्स चेंज हो जाती हैं, मैंने खुद करके देखा है। मतलब जब भी हम जाते हैं, जब भी मैं ऑफिस जाता हूँ, तो नानी है, नाना है, तो मैं नाना थे तो मैं पैर छू के जाता हूँ उनके। तो चाहे कैसा भी दिन हो, एक एक पॉजिटिविटी रहती है। यस, शायद आप वो जब पैर छूते हो तो एनर्जी ट्रांसफर कर लेते हो या कुछ कर लेते हो, बट एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी और एक ग्रेटफुलनेस रहती है कि अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप जब झुकोगे ना हम्म। तो आप उठोगे, और जो जिसने झुकना सीख लिया उसने उठना सीख लिया। क्योंकि जब आप झुकोगे तो आप में विनम्रता आएगी, नम्रता आएगी, सहजता आएगी, सरलता आएगी। झुकते ही सामने वाले का हाथ आपके सिर पे जाता है, हम्म। तो वो आपकी सहस्त्र द्वार जो है उस एनर्जी से टकरा जाता है, जो उच्च कोटि। आपकी भावनाएं चेंज हो जाते हैं, विचार चेंज हो जाते हैं, एक फीलिंग अलग हो जाती बिल्कुल यही बिल्कुल तो है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम क्या है, वो बशीर साहब ने एक बड़ा अच्छा शेर लिखा है ना, सुना उसको? नहीं, नहीं सुना? कौन सा सर? परखना मत, परखना मत, परखने से दूर हो जाते हैं, परखने से दूर हो जाते हैं। बड़े लोगों से मिलना, लेकिन हमेशा फासलों से। अरे बाप रे। बड़े लोगों से मिलना, लेकिन फासले, हमेशा फासले से। क्योंकि नदिया दरिया में मिला तो दरिया नहीं रहता, है ना? तो यार हम दरिया हैं, है ना, और वो समुंदर है। समुंदर कैसा होता है? खारा होता है, खारा। और दरिया कैसे होती है? मीठी होती है। तुम्हारा महत्व तो खत्म हो जाएगा। तो ये चीजें जो है ना, बड़े महत्व है, हम समझते नहीं है। कुछ समझना है। मैं युवाओं से पुनः कह रहा हूं, आपके पास बहुत ताकत है, बहुत ऊर्जा, बहुत शक्ति है। और ये ऊर्जा, ये शक्ति, ये ताकत अगर राष्ट्र निर्माण में लगती है, राष्ट्र की उन्नति और प्रगति में लगती है, तो जिसको हम भारत माँ कहते हैं, ये माँ का विकास इतना तीव्र होगा कि जो हम 2047 का विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, तो आप में वो क्षमता 2037 में भी कर सकते हो। बिल्कुल। बशर्ते कि हमेशा सकारात्मक भाव से रहो, एक एम लेके चलो। अपनी एम नहीं है लाइफ में तो फिर कुछ भी नहीं। पर्पस। पर्पज, क्योंकि दो भावों से इंसान जिंदगी जी रहा है, सक्सेस ऑफ लाइफ और पर्पज ऑफ लाइफ। सक्सेस आपकी मेहनत से, आपके ज्ञान से आपको सक्सेस मिल जाएगी भाई। लेकिन लाइफ का अगर पर्पज आपको नहीं मिला तो फिर ये सक्सेस बेकार हो जाती है। आपने बड़े बड़े लोगों को देखा होगा, बहुत फैक्ट्रियां लगा ली, बहुत पैसे बैंकों में जमा कर लिए, लेकिन सुकून नहीं है। फिर वापस लौट करके आपके ट्रेवलिंग पे आता हूं, क्योंकि लोग ट्रेवलिंग सुकून के लिए, करते हैं। है ना? अभी लोग बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग कर रहे हैं, बहुत क्योंकि अब ज्यादा, क्या हो बहुत रहा, ज्यादा। छुट्टी पड़ी हुई है, चलो यार कुछ दिन शांति लेके, शांति इलाके में रह के आ जा। लेकिन शांति तो वहां भी नहीं है। जिस शांति को खोजने के लिए आप पहाड़ों में या वहां जा रहे हैं, वहां भी शांति नहीं है, क्योंकि शांति आपके यहाँ है। पहाड़ों में जाके भी तो महसूस ही तो करते हैं। हाँ? पहाड़ों में महसूस जाके महसूस करते हैं, वो भी अंदर यहीं से आता है। तो अल्टीमेटली आपको अंदर, इनर वर्क ही करना है। बस एक घूमने के पर्पस से जा रहे हैं, है ना, कुछ लोग मनोरंजन, वहाँ रील बनाते हैं सर। वहाँ रील बनाने के लिए। हाँ सच में रील बनाने के लिए जा रहे हैं, है ना? वो घूमने नहीं जा रहे, रील बना, शांति की स्थापना नहीं, रील बनाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, वो लोगों को दिखाने जा रहे हैं कि देखो हम इस पहाड़ी पर अब यहाँ पहुंचे, हम ये कर रहे हैं। भैया दिखाना क्या है?
किसको दिखा किसको दिखाना है? हाँ? क्या दिखाना है? अगर आप के कर्मों में पावर होगी ना, कर्म में ताकत होगी, तो आपको रील की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके कर्म ही आपको पूरे विश्व ब्रह्मांड में आपको एक अपने आप यश दे देगा। आप रील के यश पे घूम रहे हो। लोग बड़े खुश होते हैं, मेरे 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। हम जो है ना किस में घूम रहे हैं? आर्टिफिशियल जो वो चीजें हैं ना, ये वो बड़ा खुश है 10 मिलियन मेरे फॉलोवर्स हैं। लेकिन बेटा जिस दिन टांग टूटेगी ना, वो फॉलोवर्स नहीं आएगा, घर वाले हॉस्पिटल लेके जाएंगे। बिल्कुल। जिन फॉलोवर्स के चक्कर में तू घर वालों से बात नहीं कर रहा, घर वालों से रिलेशनशिप आपके ठीक नहीं है, ठीक है, बुला लेना उन फॉलोवर्स को। आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त जो आपके नजदीक हैं, वो आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। ये रियलिटी है भाई। लेकिन इसको हम नहीं समझ रहे। इसको समझना बहुत जरूरी है। सर इस जनरेशन में और पिछली जनरेशन में क्या डिफरेंस लगता है आपको मेजर? आज का जनरेशन बड़ा एडवांस है। बहुत कुछ जानकारियां वो उसको स्वतः ही मिलती जा रही है। पर इसका कोई इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। नहीं, उसका उपयोग, जानकारी मिल रही है, इस्तेमाल कर रहा है, बट सही दिशा गलत है। दिशा गलत हो रही है, डायरेक्शन गलत हो रही है, इसलिए वो फेल हो रहा है। और ऐसी कौन सी चीजें हैं सर जो एक इंसान, एक सिविलियन, एक यूथ फौज से सीख सकता है? देखिए, फौज से लोग बोलते हैं ना, बोले भाई फौज में पहला सबसे पहले रूटीन आपको डिसिप्लिन देता है। आपके अंदर लाइफ में एक रूटीन आ गया, एक डिसिप्लिन आ गया, तो आपको जीवन जीने की कला आ जाती है। हमें सलीका आ जाता है, तरीके आ जाते हैं, खाने का, रहने का, सोने का, बैठने का, बातचीत करने का। ये एक सभ्य समाज में यही तो चाहिए। आपके पास बड़ी अच्छी डिग्रियां हैं, बहुत अच्छे जो है पद पे आप बैठे हैं, लेकिन आपका रूटीन है ना, आपके पास डिसिप्लिन है। जब डिसिप्लिन नहीं है तो आप एक पशुता के समान है, पशु हैं आप, क्योंकि इस जीवन को जी नहीं पा रहे। इसलिए आपने कहा ना, अरे फौजी बड़े खुल करके हंसते हैं। भाई उनमें एक है ना खुल के जीने की, क्योंकि वो प्रेमी है। मेरे से पूछा, क्या बात बोल रहे हैं हाँ आपने। फौजी बहुत प्रेमी, बढ़िया, फौजी प्रेमी है। वाह। ठीक है, बहुत बड़ा प्रेमी है। एक ने मेरे से पूछा अच्छा। कि सर बहादुरी की डेफिनेशन कुछ एक शब्द। मैं क्वेश्चन काट देता हूँ। हाँ? मैंने भी लिखा होगा अगर तो मैं काट देता हाँ। हूँ उसको। बहादुरी की डेफिनेशन पागलपन। जितना बड़ा पागल होगा उतना बड़ा बड़ा उसकी बहादुरी होगी। और पागलपन कहाँ आता है? प्रेम में आता है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं ना, प्रेमी पागल होता है, दीवाना होता है, मस्ताना होता है। उसी में समर्पण है, उसी में प्रेरणा है, उसी में त्याग है, उसी में वीरता है, उसी में पुरुषार्थ है, उसी में उसका शौर्य है। यही उसकी बहादुरी है, क्योंकि उसको अपनी साथी से, अपने यूनिट से, अपनी सेना से, अपने देश से, देश की मिट्टी से अगर मोहब्बत ना होती तो सर वो उसके लिए अपनी जान नहीं देता। मेरे स्कूल में टीचर्स है सर, वो अभी ITBP में जवान है, तो वो हमेशा पागल का डेफिनेशन बता दिया। क्या मतलब वो कहते क से पा लेना, वो से गतिशील होकर, और लौ से लक्ष्य, जो लक्ष्य को गतिशील होकर पाले की पा, वो भी ITBP में। बढ़िया। हम तो उन पागलों को समझते हैं जो पागल खाने में होते हैं। ठीक है, जो सिर्फ एक शब्द उसके जबान पे आ गया तो फिर उसी को बोलता है, दूसरा शब्द उसके आता ही नहीं। क्योंकि अगर दूसरा शब्द आ गया तो दूसरे भाव जागृत हो जाएंगे भाई, और दूसरे भाव जागृत हुए तो लक्ष्य से भटक जाएगा। जैसे पहले घोड़े नहीं होते थे, घोड़े तांगे, हाँ, तांगे वाले घोड़े को ऐसे वो ब्लाइंडर्स वो पहनाते बांधे, हैं। बस आगे देख, दाएं बाएं नहीं, लक्ष्य पे देखो। ये चीजें। शब्द एक आता पागल का, बस उसी को दोहराता है।
सो जीवन में टारगेट रखो, रूटीन फॉलो करो, रूटीन से सक्सेस ऑफ डिसिप्लिन लाइफ आएगा। के पीछे मत भागो, पर्पज ऑफ लाइफ के पीछे भागो। जब पर्पज ऑफ लाइफ पे जाओगे तो सक्सेस अपने आप आपके कदमों को चूमेगी। जैसे आज की जनरेशन, आज की जो एजुकेशन पॉलिसीज हैं और जो पेरेंट्स की जो सोच है, नंबर्स, मेरे बच्चों के नंबर 99.9%, ठीक है, अच्छी बात, बट बिहेवियर, हम्म, परेशान है पेरेंट्स अपने बच्चों के बिहेवियर से। आपके बच्चे का बिहेवियर अच्छा है, समझ अच्छी है, 70% नंबर भी 100% के नंबर के बराबर। एजुकेशन का पॉइंट ही समझ डेवलप करना समझ है। डेवलप करना है, नंबर नहीं लाने भाई, नंबर जिंदगी नहीं है। और ये जो समझ होगी पेरेंट्स, तो नंबर आ हाँ, जाएंगे। ये जो पेरेंट्स है ना, इनको भी समझ है कि यार जब तेरे 10वीं में 80% नंबर आए थे तो 12th में उन नंबरों की वैल्यू थी? बताओ, नहीं थी ना। 12th के नंबरों की वैल्यू ग्रेजुएशन में नहीं हुई, हम्म, और ग्रेजुएशन की जो नंबर्स की वैल्यू वो सिर्फ इतनी थी कि आपको उस जॉब या नौकरी के दरवाजे तक लेके गई। बाकी अगर स्किल नहीं हुई तो दरवाजे से वापस भी लौट कर बिल्कुल बिल्कुल 100%, 100%। नंबर अगर कम रहे, स्किल ज्यादा थी, तो उस जी, बंदे जी। को जो है जॉब मिली है। हम्म, इस चीज को हम नहीं समझते। ये समझना बहुत जरूरी है। अपने बच्चों में उसके बिहेवियर पर ध्यान दो, उसके विचार पे ध्यान दो, उसके समझ से ध्यान दो, उससे बैठ करके बात करो यार। आज पता कैसा एनवायरनमेंट होता जा रहा है? घर में 4 सदस्य है ना, इस मुखार बिंदु से बात नहीं करते हैं, फोन से बात करते, चैट व्हाट्सएप मैसेज से बात होती है चैट करते हैं, है ना? हम्म, हाँ, हम्म। बड़े खुश नसीब। हाँ, देखा है ना? नहीं, मेरे घर में भी ऐसे ही होता है, हाँ। वो फोन पे सब हाँ, फोन वो पे होता करते है। कोई आया ना, यहाँ मैसेज होगा, एक गिलास पानी ला देना, हैं। और है ना, देख रहे सारे होते हैं ना। हाँ, जिसको गया ना वो, अच्छा मेरे लिए बोला पानी लेना, हाँ? ऐसे बड़े पहले तो ऐसे, फिर ऐसे रख करके वो पानी लेंगे, फिर दोबारा से मैसेज होगा, अरे यार चाय तो बना दो ना। हाँ, और ये सृष्टि का नियम है, हम्म, प्रकृति का नियम है। जिस अंग का उपयोग नहीं करोगे वो निष्क्रिय कर देती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। आप उत्तराखंड जाते हैं तो वहाँ जाना कभी, मौनी बाबा, ये अपना रानीखेत, ओके, ठीक है, 50 साल मौन में तपस्या करी उन्होंने, ठीक है, 50 साल इस मुख की आवाज का इस्तेमाल नहीं किया। आज 50 साल के बाद वो बोलने की कोशिश करते हैं, आवाज नहीं निकलती है। अभी शायद वो 95 साल के हैं, ठीक है। मैं जब गया था 2-3 साल पहले, 92 साल के थे। 7 फुट, क्या तेज है यार। आपको सच में लगेगा किसी संत के पास गए, महात्मा के पास। उसकी जो पॉजिटिव और साधना की तप की जो एनर्जी है ना, आपको प्रभावित कर देगी। ऐसे संत, ऐसे लोगों से मिल को देख। तो ये परमात्मा ने मुझे शायद मौका दिया कि मैं लोगों से मिल रहा हूँ, है ना, लोगों से समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, उनकी एनर्जी को कनेक्ट कर पाता हूँ, और उसी एनर्जी से युवाओं को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर। इस 8-9 लाख का जो आंकड़ा है, इसमें 2-3 लाख तो ऐसे थे जो सुसाइड करने वाले थे बाप रे, आजकल, क्योंकि सहन शक्ति तो है नहीं। पेशेंस नहीं है। फिर उनसे कहा यार, अच्छा, बिल्कुल नहीं। लेकिन युवा में एक बात तो है यार, देश से प्रेम तो है ना, देश के लिए तो मर मिट जाते हैं। मैं उनसे सीधा सवाल किया, मैं कहा यार ये बताओ, तुम राष्ट्र को मारना चाहते हो? नहीं सर, यार राष्ट्र लकीरों से नहीं बना, तुम लोगों से राष्ट्र बना है। तुम नहीं मर रहे, राष्ट्र मर रहा है। तब उनको लगा यार, तब उन्होंने बात मानी। 2023 में बड़ा सुसाइड था ना, तो जब उस समय में बहुत 2-3-4 महीने मैं भी खुद बेचैन था यार, ये कोई
भविष्य का अच्छा डॉक्टर हो सकता है, कोई हम्म। कलाम हो सकता है, कोई भगत सिंह हो सकता है यार, कोई सुभाष चंद्र बोस आईएएस बन सकता है यार। हम्म। लेकिन ये भ्रमित, क्योंकि बुद्धि का काम डिसीजन देना, माइंड का काम इमोशंस पैदा करना। इमोशंस पैदा हुए, बुद्धि ने निर्णय दिया, हाँ मर जा, लटक जा, कूद जा, क्योंकि अंदर से ग्लानि हो रही है, जीवन जीने की इच्छा शक्ति खत्म हो रही, इच्छाएं खत्म हो रही, मर रही हैं। बुद्धि डिसीजन दे रही है, हाँ मर जा, मर रहे हैं। आपकी परीक्षा, आपका टेस्ट, यही आपकी जिंदगी नहीं है, इससे भी आगे जाओ। अगर एक परीक्षा में फेल हैं तो ये मत सोचो मेरी लाइफ खत्म है। इस परीक्षा के बाद में भी हजारों परीक्षाएं होनी है भाई। और जीवन की भी परीक्षाएं होंगी जीवन बहुत। एक परीक्षा का ही, हम विद्यार्थी हैं, परीक्षा देने वाले हैं। और परीक्षा भी उसी की होती है जो परीक्षा देने वाला होता है भाई, जिसमें सामर्थ होती है। लोग कहते हैं ना, ईश्वर बड़ी परीक्षा ले रहा है, बड़ी विपत्ति दे रहा है। हाँ दे रहा है परीक्षा, ले रहा है परीक्षा, क्योंकि आप उसके विद्यार्थी हैं, आप उस पाठशाला में पढ़ते हैं जिसकी परीक्षा है। जो विद्यालय नहीं जाता हो उसकी कोई परीक्षा लेगा क्या? अरे फॉर्म तो तुमने भरा ना टेस्ट देने का, परीक्षा तुम्हारी होनी है भाई, जिसने नहीं भरा था उसके कैसे होगी? तो भाई जो परीक्षा है वो आपको देने, सामर्थ्य, आपकी ताकत का एहसास, आपकी शक्ति का आकलन करने के लिए, हम्म। आपको स्ट्रांग बनाने के लिए। हो सकता है इससे भी बड़ी परीक्षा जीवन की, बिल्कुल। आप उससे भी लड़ना पड़ेगा।